हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के 25 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बार के 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें यार, हम इन सारे क्वेश्चंस को पिछले ईयर्स के पेपर से ढूंढ के लाए, मतलब जो हर साल पूछे जाते हैं उनको लाए। ठीक है, क्योंकि यही आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या यार, वीडियो को आखिरी तक देखना, शुरू से आखिरी तक देखना, क्योंकि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, आप खुद कहना कि हाँ इनसे क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, पूरी बुक के हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात करें, अब हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में कितने चैप्टर रह गए? केवल 10 चैप्टर हैं। तो इन्हीं 10 चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। ठीक है, अब तो आपको पता है ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर हट गया है, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो देखो अब ये दूसरा जो चैप्टर हमारा सॉल्यूशन विलियन वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे हमारे। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आएगा, देखना। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती? तो शुद्ध जल की मोलरता देखो 4 ऑप्शन दिए गए, 55.56, 0.18, 5.556, 0.018। तो इसकी तो आपको याद ही कर लेनी, 55.56 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 55.56। ठीक है, ये शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर तैयार करके जाना, आएगा आ सकता है। ठीक है, पूरा तो आने के चांसेज इसके बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर हर साल ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है? अणुसंघ गुणधर्म आपको पता है, अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है? वो अणुसंघ गुणधर्म वो होता है जो कि केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलियन वाले चैप्टर पे आपको बताया था ना। तो देखो इसमें आपका श्यानता है, परासरण दाब है, प्रकाशिक घूर्णन है, पृष्ठ तनाव। तो बताओ कौन सा ऐसा अणुसंघ गुणधर्म है जो कि आपका, मतलब इन चारों में कौन है जो अणुसंघ गुणधर्म है? तो आपको इतना तो पता होगा कि आपने विलियन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। विलियन वाले चैप्टर में इसमें से तो हमने परासरण दाब ही पढ़ा था, न श्यानता पढ़ा, न प्रकाशिक घूर्णन पढ़ा, न पृष्ठ तनाव पढ़ा। तो सिंपल यही समझ जाओ, परासरण दाब जो है वही है। और दूसरी बात, ये जो परासरण दाब होता है ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलायक के कण होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी संख्या पर निर्भर करता है? अणुओं की। तो इसका परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो बताओ हिमांक का अनुमान, हिमांक का जो अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, ये किसके समानुपाती होता है? प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम क्या होती है? विलियन की मोललता। ठीक है, ठीक है, हिमांक का अवनमन किससे सीधा समानुपात दर्शाता है? विलियन की मोललता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन किसमें विलियन की मोललता। ठीक है, ये विलियन की मोललता। तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ विलियन का मोलल्स भी लिखा है, विलियन की मोलरता भी लिखा है, विलियन की मोललता भी लिखा है, विलायक की मोललता भी लिखा है। तो कंफ्यूजन होना, विलियन की मोललता होती है। ठीक है, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन एम के समानुपाती होता है, मतलब विलियन की मोललता के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार करना। ठीक है, अगला देखो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा विलियन ऐसा है जो अणुसंघ गुणधर्म नहीं। अणुसंघ गुणधर्म अभी आपको बताया, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। देखो वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव। तो इन तीनों के बारे में तो आपने पढ़ा इस चैप्टर पे विलियन वाले पे, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा ना। तो यही है आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसी पे टिक कर लेना आपको, ये तीसरा नंबर। तो देख सकते हो कौन सा हो गया, निम्नलिखित में कौन सा विलियन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड, जो विद्युत रसायन वाले चैप्टर का है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी पर। तो बताओ इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से सभी पर। देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादातर अगर उनमें इनमें से सभी पर आ गया या उपर्युक्त सभी आ गए तो ज्यादातर ऑप्शन वही सही होता है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर इसका सही, इनमें से सभी पर, मतलब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, घटती, स्थिर रहती, इनमें से कोई नहीं। तो तनुता अगर आप बढ़ा देते हो, मतलब विलयन को ज्यादा तनु कर देते हो, तो वो क्या होता है आपका? घट जाती विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब अच्छे चालकत्व, जिसका चालकत्व अच्छा होता है वो
वो विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं आपके, कि आपका विद्युत अपघट्य की उत्प्रेरक? तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य आपके होते हैं, इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य आपके अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए, वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर 4 से, रासायनिक बलगत की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्ध आयुकाल में संबंध है। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, हमने आपको पढ़ाया हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, अगर हम के को उधर भेज दें, टी हाफ को नीचे ले आए, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इतनी होती है, तो इतने तक याद किया जाता है 0.693 तक। तो देखो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 0.6932 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर तैयार करना, आ भी सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि मतलब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है और आपके पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण बताओ कौन सा है। आप खुद देखो, के इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस 6। तो हमारे हिसाब से तो भैया यही सही है, आप देख लो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो देखो, पहला आपको ये वाला आपका मिला, देखो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, और एक ये था प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर साल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है। हमने आपको आभासी एकाणुक अपक्रिया पढ़ाई थी। आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, मतलब इसमें अभिकारक तो दो होते हैं, इसमें अभिकारक तो दो होते हैं, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो कोटि होती है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। ध्यान समझो, इसमें अभिकारक दो होते हैं लेकिन कोटि केवल एक ही अभिकारक पर निर्भर करती है, तो वो आपकी आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। तो इन चारों में बताओ कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो कि आभासी एकाणुक अपक्रिया है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखो, इस पर आपकी ये वाली अपक्रिया जो है, ये आपकी आभासी एकाणुक अपक्रिया। आपको ये वाला एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखो इसमें है क्यों ये आभासी एकाणुक अपक्रिया है। देखो, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये जो उत्पाद बने, इसमें इसका जो सांद्रण है ये बहुत कम होता है। मान लो, अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो, अगर ये आपकी 99% यूज हुई, तो इसका मान लो 1% यूज होता है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है, और कोटि केवल इस पर निर्भर करती है, इस कारण से आभासी एकाणुक अपक्रिया है। ठीक है, आपको वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है। तो इसमें तो यही ऑप्शन सही देख लेना। ठीक है, अगला, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपसे पूछ लिया जाए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, द्वितीय कोटि के लिए तो हमने यहाँ पे सारी लिख दी। देखो, प्रथम कोटि के लिए होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछ सकता है। ठीक है, मतलब तीनों में से एक आ सकता है, तीनों नहीं आ जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, बता सकते हो सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की होती है लीटर मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स शून्य कोटि की है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है आपके। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है रंगीन आयनों का निर्माण संभव है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। मतलब रंगीन आयन कब बनते हैं। देखो, रंगीन आयन तब बनते हैं जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो ये होते हैं, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अकेला इलेक्ट्रॉन तो मतलब अयुग्मित, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव है जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर का है, क्योंकि पी ब्लॉक तो हट गया अब ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जो अनुचुंबकीय है। तो देखो, अनुचुंबकीय आयन हमने आपको निकालना सिखाया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो, आपसे ऊपर ही कहा गया रंगीन, देखो रंगीन आयन वही होंगे जो कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। हमने आपको पूरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें तो आपका Zn2+ जो है, सॉरी Ni2+ है शायद ना। तो देखो, इसमें हम आपको सॉल्व करके केवल Ni2+ का दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका यही ऑप्शन सही है, आप चारों के कर सकते हो। आपको ट्रिक बताया दे रहा है कैसे किया जाता है। देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन अनुचुंबकीय आयन का, या आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन सा युग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा जरूर। ठीक है, लिख के ले लो। तो देखो, आप देखो इसमें Ni का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 28 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ये आएगा। अब Ni2+ दिया है ना, तो Ni2+ में आपको चेक करना है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो हमने यहाँ पर से सबसे बाहरी कक्षा से निकाले जाते हैं, तो पहले
पहले 3 आएगी, फिर उसके बाद 4, तो चौथी कक्षा बाहरी होगी। तो इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4s 0 हो गया। देखो 2 प्लस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s 0 हो गया। अब इस 3d8 का हमने विन्यास किया, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, फिर 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ोगे, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। आप देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकेले रह गए, जो इलेक्ट्रॉन अकेला होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अतः ये अनुचुंबकी भी प्रदर्शित करेगा और ये रंगीन भी प्रदर्शित करेगा। तो आपसे यही क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकी आयन है, तो इसमें यही आयन है अनुचुंबकी। आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है, पूरा देख सकते हो। और अगर और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप वीडियो जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें कैसे पता चलेगा, चारों को निकालोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। जैसे Ni2+ पे आपको निकाल के बताया, आप Zn2+ पे निकालोगे तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ों पे मिलेंगे, तो जोड़े पे मिलेंगे तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जोड़े पे मिलेंगे तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, CuNH3 का होल 5 Cl और बाहर Cl2 लगा में CO की ऑक्सीडेशन नंबर है। तो भैया हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी बहुत अच्छे से बताया। देखो इसमें कैसे निकालना, CO की निकालना, CO को x मान लो, प्लस NH3 की 0 होती है, प्लस Cl की -1 और प्लस लगाओ, फिर Cl के -1, कितने Cl बाहर है 2, तो 2 = 0। निकाल लो x + 0 -1 -2 = 0, तो x = +3। तो x की वैल्यू आ गई +3, अर्थात CO की ऑक्सीडेशन नंबर +3। देखो कैसे निकाला, CO को x मान लिया, NH3 की 0 और अब 0 पे 5 का गुणा करोगे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, Cl की -1 और यहाँ पे Cl की -1, तो -1 × 2 = 0। वैल्यू निकाल लो, x = +3, तो CO की ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो भैया विकल्प नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत अच्छे से निकालना आपको सिखाया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, मतलब पूरे चैप्टर के हैं, ठीक है। देख सकते हो हेलो एल्केन वाले का ना, बताओ हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। हेलो फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे क्लोरो फॉर्म होते हैं भैया, ब्रोमो फॉर्म होते हैं, आयोडो फॉर्म होते हैं, ठीक है, यही सारे तो हेलो फॉर्म होते हैं। तो ये किसके व्युत्पन्न है बताओ, ये मेथेन के हैं। मेथेन में एक कार्बन होता है CH4, तो इसी से तो मिलके बने क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, बताओ क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फास्जीन गैस, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि फास्जीन गैस का सूत्र बताओ, तो COCl2 होता है, ठीक है। तो देखो आपको समझाने के लिए हमने रिएक्शन भी लिख दी, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है आपका फास्जीन गैस, COCl2 बनती है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है। सूत्र जरूर याद रखना, कहीं कहीं पे पूछ लेता है फास्जीन गैस का सूत्र बताओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं अच्छे से पूरा, कि मतलब कोई भी नंबर काट ना पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकाज अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। ल्यूकाज अभिकर्मक जो होता है ये एल्कोहल की पहचान करने के लिए होता है, इससे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हो, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजेनमुंड अपचयन से भैया क्या प्राप्त होता है, ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन से आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन भी हमने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो जाके चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। RNH2CH Cl3+ KO की अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भैया, आपको पता होगा कौन सी अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है, RNC, ठीक है, ये कार्बिलेमीन अभिक्रिया है, ठीक है। तो विकल्प नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा है, बताओ सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। जैव अणु चैप्टर का सुक्रोज, सुक्रोज आपकी जो है भैया सबसे मीठी शर्करा होती है, तो सुक्रोज ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। तो सेलुलोज जो आपका है ये मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, स्कॉर्बिक अम्ल नाम है, ठीक है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का नाम होता है, तो ये आपको याद रखना है। डी होता है, डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन सी का नाम क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, बताओ डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, तो आपका यूरेसिल होता है, ठीक है। यूरेसिल है ऐसा क्षारक है जो आरएनए में होता है, ठीक है, डीएनए में नहीं होता ये, क्योंकि डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन इसमें आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, ग्लाइकोजन, ठीक है।
तो इस पे 25 नंबर क्वेश्चन भी हो गया आपका तीसरा ग्लाइकोजन। तो भैया देख सकते हो ये आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा था, ठीक है। इनको पिछले वर्षों के पेपर्स उठाया था, जो कि मतलब हर साल ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको प्लीज़ जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चैनल की लिंक पे मतलब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हो। पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। पूरा कोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।